नमस्कार। कथा वाचन प्रथम, मंजूषा जोशी द्वारा। आज की कहानी का शीर्षक है तालाब कहो या पोखर। नागचंपा का फूल देखा है कभी? सरिता ने नन्ही सुमिता को थपकियां देते हुए पूछा। सुमिता ने अपना नन्हा सिर हिलाकर उत्तर दिया, ना, नहीं देखा है। देखा भी कैसे होगा, सरिता ने सोचा। कभी नागचंपा का एक पेड़ सरिता ने देखा था। इस महानगर में कहाँ नागचंपा। जितने नए पेड़ देखने को मिलते हैं सबके सब यूकेलिप्टस के हैं। जानी यूकेलिप्टस इस मिट्टी की अपनी पैदावार है भी या आयातित है। कोई तो कह रहा था कि यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया से आया पेड़ है, कि इसकी लकड़ी से माचिस की तीलियां बनाई जाती हैं। तो क्या पेड़ का मूल्य सिर्फ उसकी लकड़ी है या फिर फल? फूलों का क्या? फूलों का भी तो व्यापार होता है। तो क्या फूलों के खिलने का औचित्य यही है कि उनके गुलदस्ते बनाकर बाजार में बेचे जाएं? पेड़ों में खिले फूलों का क्या? पेड़ के नीचे झड़े फूलों का क्या? कोई है फूल चुनने वाला? यूकेलिप्टस से तो कनेर के पेड़ अच्छे। कनेर का पीला फूल शिव पर चढ़ाया जाता है और फिर मंदिर की माला बनाने के बावजूद कनेर के पेड़ में हमेशा फूल लगे रहते हैं। राजा राम कहता था कि कनेर का फल जहरीला होता है। राजा राम को देखे भी कितने दिन हुए। कभी कभी फ़ोन उठाता है। पीला तो अमलतास का फूल भी होता है। राजा राम अमलतास के पकोड़े बनाता था, खट्टे पकोड़े। पर आजकल तो अमलतास का फूल पीला हो ही नहीं पाता। जाने कैसा मड़ियल रंग उड़ासा खिलता है। शायद इस शहर के भयानक प्रदूषण की वजह से। राजा राम तो कहता था कि रजनीगंधा के भी पकोड़े बनते हैं। पर रजनीगंधा कहाँ कहता था राजा राम। कहता था गुलशब्बो। गुलशब्बों के पकोड़े खाएगी सुमिता? अचानक सरिता को नींद में जाती सुमिता का ख्याल आया। नागचंपा का सवाल पूछकर इतनी लंबी सोच में डूब गई सरिता। पर सुमिता नींद में जा चुकी थी। सरिता की बेखबर थपकियों की वजह से नहीं, ट्रेन के हिचकोलों के सौजन्य से। क्या सोते में नागचंपा का फूल देखेगी आज उसकी बेटी, जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा? क्या हम किसी रात उसके सपने देख सकते हैं? सरिता ने ट्रेन की बंद खिड़की के शीशे पर अपना हाथ ऐसे रखा जैसे किसी अस्फुट एहसास को छू रही हो, जैसे शीशे के उस तरफ नागचंपा के फूल खिलते हों। शीशे पर हल्की भाप सी जम गई थी, शायद लगातार हो रही बारिश के कारण। वहाँ तो और भी बारिश होती होगी। ज़माने के बाद जा रही थी सरिता अपने घर। क्या वह सरिता का घर है जहाँ वो ज़माने के बाद जा रही थी, या वह जहाँ से वो आ रही थी? आदमी के कितने घर हो सकते हैं, पर उसके बचपन का तो एक ही घर होता है और बचपन भी एक ही होता है। एक बार फिर उसने सोती हुई सुमिता की ओर देखा। सुमिता वहीं पैदा हुई थी, सरिता के बचपन के घर में 7 महीने तक रही थी। तो क्या सरिता के बचपन का घर सुमिता के भी बचपन का घर है? रिक्शा जब परिसर में घुसने के लिए दाहिने मुड़ने को हुआ, सरिता ने उचक कर ऊपर देखा कि आरा मशीन की खपरेल छत के ऊपर से नारियल के पेड़ों का फल लगा झुरमुट दिखता है या नहीं। प्रश्नवाचक इसलिए कि उचकने का समय और दृष्टि की स्थिति अनुकूल है या नहीं। पर झुरमुट नहीं दिखा। आरा मशीन की खपरेली छत भी नहीं दिखी। हतप्रभ होकर सरिता ने रिक्शा रुकवाया, आगे पीछे दाएं बाएं घुमवाया, पर पेड़ों का जिद्दी झुरमुट नजर नहीं आया। सरिता को लगा कि जो बहुत पुराना मित्र स्टेशन पर लेने आने वाला था, वह किसी कारणवश नहीं आ सका। आरा मशीन की छत कहाँ गई? सरिता ने पूछा तो उससे कहा गया कि अभी अभी तो वह आई है और आते ही आरा मशीन की खोज में लग गई। पहले नहाए धोए, खाए पिए, यात्रा की थकान उतारे, माँ बाप का हाल पूछे। आरा मशीन में ऐसी क्या दिलचस्पी? इस अनुत्तरित उत्तर में जब माँ बाप के हाल की उल्हाना भी जुड़ गया तो सरिता को स्थिति और भी संदिग्ध लगी। उसने ध्यान किया कि आरा मशीन की छत और नारियल की झुरमुट के बदले जो उसने देखा था वह नई बनी इमारतों का ढांचा था। सोने जाने से पहले उसने फिर से आरा मशीन के बारे में पूछा, और कुछ इस स्वर में कि आखिर वो लोग उसे बताना क्यों नहीं चाहते।
इस बार उसकी प्रश्न चाची को संबोधित किया था, माँ को नहीं। हालांकि प्रश्न के घेरे में सब लोग थे। सिर्फ नन्ही सुमिता राजा राम के साथ बाहर बरामदे में खेल रही थी। राजा राम की सुम्मी सुम्मी मटर की छिम्मी कहकर सुमिता को पुकारने की आवाज़ अंदर तक आ रही थी। सरिता बार बार सिर्फ आरा मशीन के बारे में ही पूछ रही थी। नागचंपा के विषय में वह कुछ भी पूछकर जानना नहीं चाहती थी। उसने सोच रखा था कि कल सुबह उजाला होते ही वह टहलने निकलेगी। नागचंपा के पेड़ के नीचे खड़े होने का एहसास पूछकर जाना नहीं जा सकता। आरा मशीन की छत कहाँ गई? आरा मशीन अब वहाँ नहीं है। नहीं है मतलब बंद हो गई? बंद हो गई या कहीं और चलती हो ये तो पता नहीं, पर यहाँ से उठ गई है। और उसके पीछे वाले नारियल के पेड़ काट कर बेच दिए गए, और तालाब भर दिया गया, और नागचंपा वह भी काट दी गई। सरिता सरिता जब स्टेशन पर उतरी थी, बारिश नहीं हो रही थी। 2 दिनों के बाद थमी थी। सारी शाम थमी रही थी। रात से फिर बरसने लगी थी। सरिता जब सोकर उठी तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। चाची कह रही थी कि हत्या नक्षत्र है, जम के बरसेगा। हत्या बरसता है तो बरसे। इतने बरस के बाद सरिता आई है, खीर पूरी बननी चाहिए। आज रात को ही बनेगी। सरिता के टहलने जाने का ना कोई योग था ना प्रयोजन, पर टहलने ना जा पाने के कारण सारे दिन उसे घर में कैसा बंद बंद सा लगता रहा। लोग उससे इधर उधर की बातें करते रहे। राजीव के हाल, सुमिता के धीरे धीरे या अचानक इतने बड़े हो जाने के हाल, भविष्य में सुमिता के स्कूल जाने के हाल, उनके अपने कमर दर्द या पंखुरे में दर्द के हाल, जो यहाँ नहीं हैं और जिनके होने से और भी कितना अच्छा होता उनके हाल। सरिता को लगता रहा कि यही सारे हाल हर सप्ताह फ़ोन पर भी कहे और सुने जाते रहे हैं। किसी ने उसे तालाब के भर जाने का हाल क्यों नहीं बताया, जबकि उसे भरे साल भर से ज़्यादा हो गया। हर सप्ताह फ़ोन करते हुए सरिता सोचती थी कि घर से बाहर निकलकर सड़क पार कर आरा मशीन तक जाया जा सकता है, और वहाँ से गुजरकर नारियल के पेड़ों के बीच और फिर उनके पार तालाब के किनारे किनारे चलते हुए नागचंपा के नीचे। ऐसा नहीं किया जा सकेगा, यह उसने सोचा ही नहीं था। आखिर फ़ोन पर वही तयशुदा बातें करने का रिवाज क्यों है? सरिता ने पूछा तो सब हंस पड़े। तो क्या फ़ोन पर हम तुझे तालाब और पेड़ों के किस्से सुनाते? तालाब बलीगढ़ स्टेट वालों का था। जब तक उनकी मर्जी थी उन्होंने छोड़ रखा था, मर्जी हुई बेच दिया। ज़मीन का भाव आसमान चढ़ गया। ऐसे में 4-6 कट्टे में तालाब और नारियल का बगीचा रख कर भला क्या होता? यहाँ ज़मीन बेची, दिल्ली मुंबई में कोई गाड़ी बंगला खरीद लिया। सब पैसे का खेल है। और इन स्टेट वालों का क्या? इस स्टेट की तथाकथित मालकिन किसी ज़माने इस पूरे इलाके की रानी रही होंगी। उन्होंने 2 बेटों के रहते अपने अंतिम दिन देवी मंदिर में गुजारे। जाड़ा, गर्मी, बरसात, कभी उन्हीं के कहने पर उनके पति का बनवाया हुआ मंदिर था। तो अब तुम सोच लो, पैसा बड़ी बुरी चीज़ है बेटा। चाची कहने को और लंबी कहानी कह सकती थी, पर ऐसी मूसलाधार बारिश में भूले भटके कोई सब्जी वाला गुजर रहा था, और चाची, ओए बैंगन कैसे हैं? 4 रुपये नहीं 3 रुपये किलो का मोल भाव करती बाहर की ओर चली पड़ी। रात को खीर पूरी के साथ बैंगन की सब्जी बनी। हत्या नक्षत्र पूरे दमखम के साथ बरसता रहा। अगली सुबह सरिता सोकर उठी तो उसने जाना कि हम कितनी गहरी नींद से उठे। उठकर सीधा खड़े नहीं हो जाते, पहले खड़े होने वाले ज़मीन को देखते हैं। सरिता ने देखा कि ज़मीन थी ही नहीं, पानी था। ज़मीन थी पानी के नीचे। तो क्या पानी के नीचे हमेशा ज़मीन होती है? क्या ज़मीन ही आखिरी सच है, पानी सच नहीं? अथाह समुद्र के नीचे भी आखिर ज़मीन होती है। समुद्री गोताखोर तैरता हुआ उतरता है और समुद्र तल पर खड़ा होकर कहता है कि हाँ, समुद्र हमारा हुआ। लेकिन पानी के नीचे वाली ज़मीन पर खड़े होने की सरिता की इच्छा नहीं हुई, पर कोई उपाय नहीं था। कमरे में चारों तरफ, कमरे की खुली दरवाज़ों से बाहर दिखाई दे रहे भीतरी बरामदे में, शायद सारे घर में बित्ता भर पानी लगा हुआ था। इधर से उधर राह खोजता, नालियों से गुजरता, बरसात का बचा कुचा भटका हुआ मटमैला पानी।
निरुपाय सरिता ने साड़ी समेटी और दोनों पांव पैनीली जमीन पर खड़े कर दिए। गोलाकार दो लहरें कमरे के स्थिर पानी में डोल गई। थोड़ी देर तक सरिता यथास्थान खड़ी धीरे धीरे पानी का शांत होना देखती रही। फिर उसमें गंभीर हलचल मचाती हुई एक कोने की ओर चल पड़ी। सरिता की दोनों चप्पलें कमरों के अलग अलग कोनों में शांतिपूर्वक तैर रही थी। जब तक दूसरी चप्पल के पास पहुंचती तो उसने देखा कि पानी के रंग का एक अत्यंत छोटा मेंढक चप्पल पर इस प्रकार बैठा है मानो तालाब में कमल के पत्ते पर बैठा हो। पानी पर चलकर सरिता ने काफ़ी हिम्मत दिखाई थी। चप्पल पर से मेंढक को हटाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। राजा राम, उसने डर कर पुकारा। राजा राम घर में घुस आए, पानी की विभीषिका से कहीं और जूझ रहा होगा। उसने सुना नहीं। राजा राम, सरिता ने दोबारा पुकारा। जो कोई भी जहाँ भी जो कुछ भी कर रहा था उसमें पानी का शोर मिला हुआ था। सारे घर में पानी की आवाज़ का अवरोध था। राजा राम, सरिता ने चिल्लाकर पुकारा। राजा राम पानी की छींटें उड़ाता इतने वेग से दौड़ता आया कि चप्पल पर आसीन मेंढक अपने आप घबराकर कहीं पानी में विलुप्त हो गया। पानी रात को 12 बजे के बाद कभी घुसा होगा, राजा राम ने कहा, क्योंकि 12 बजे तो वो उठा था और पानी नहीं था, ज़मीन सूखी थी। पानी मोहल्ले के सारे घर में घुस आया था, सिर्फ नए बने घरों को छोड़कर। इन नए बने घरों की ही तो सारी समस्या है। ये घर इतनी मिट्टी भरकर इतने ऊंचे बने हैं कि बाकी का सारा मोहल्ला नीचा पड़ गया है। पर असल समस्या तो यह है कि ये घर तालाब को भरकर बने हैं। जो पानी पहले तालाब में लुढ़क जाता था वह अब घरों के अंदर फैल रहा है। ज़मीन आखिर कितना पानी सोख सकती है, और खाली ज़मीन भी कितनी बची है। नाली तो पहले ही इतनी भरी हुई है कि इस बाढ़ के साथ कुछ बाहर निकाल सकती है, पानी जज्ब नहीं कर सकती। तो आखिर इस भारी बरसात का बेचारा पानी जाए तो कहाँ जाए। पानी को भी तो जाने और ठहरने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, चाहिए कि नहीं। राजा राम ने बोलते बोलते सवाल तो किया, पर ऐसे कि जैसे जवाब जगत जाहिर हो। हाँ, चाहिए, सरिता ने राजा राम के पीछे पीछे पानी में चलते हुए कहा। सचमुच सरिता ने सोचा, पानी के रुकने और ठहरने के लिए कोई और जगह होनी चाहिए, लोगों का रसोई घर नहीं। पानी का गहरा ठहराव वही तो था, वह तालाब या कोई भी झील या पोखर, वह चाहे कितना भी प्रिय हो, उसका यूं घरों में घुस आना ज़रा भी प्रिय नहीं। राजा राम के पीछे पीछे चलती सरिता रसोई घर में आ खड़ी हुई। राजा राम चाय के लिए पूछ रहा था। माँ अपने कमरे में एक चौकी पर पुराने अटैची संदूक खोलकर सामान बिखेर रही थी। संदूक नीचे रखे हुए थे, उनमें पानी घुस गया था, सामान गीले हो गए थे। माँ उन्हें सुखाने में लगी थी। पुराने स्वेटर, शॉल, कपड़े, लौंग की पोटली, नीम के पत्ते, उनमें सरिता के बचपन का एक पुराना स्वेटर भी था जिस पर सफ़ेद रंग का एक टेढ़ा खरगोश बना हुआ था। अचानक सरिता को सुमिता का ध्यान आया। चिंतित होकर उसने उसे पुकारती हुई वह उठकर चली तो माँ ने कहा कि वह बाहर पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही है। इस पानी में क्या खेल रही है, सोचती हुई सरिता बाहर के बरामदे में पहुंची तो देखा कि सुमिता पूरी शक्ति लगाकर पानी में कुछ इस प्रकार उछल रही थी, छींटे बाल तक भिगो रहे थे। सुमिता, सरिता ने उसे डांटना आरंभ किया। डांट का मुख्य आशय यह था कि इस पानी में नाली की गंदगी, जाने कहाँ की बीमारी मिली हुई है, और सब कुछ कुछ इस प्रकार कहा गया था मानो सुमिता का इसमें कोई हाथ हो। अरे, उसे उसे क्यों डांट रही है? बच्चे तो खेलेंगे ही, ना खेलें तो क्या तेरी तरह मुँह लटका कर फिरें? खेलने दे, मैं उसे बाद में डिटॉल वाले पानी से नहला दूंगी, चाची ने हस्तक्षेप किया। वह नीचे बगीचे में छाता लगाए घुटने भर पानी में खड़ी पूजा के फूल तोड़ रही थी। उनकी मुख्य चिंता यह थी कि घर से तो पानी 3 या 4 दिन में निकल जाएगा, पर बगीचे में 1.5-2 सप्ताह तक जमा रहेगा और फूल के सारे पौधे मर जाएंगे। 3-4 दिन? सरिता को लगा कि घोर निराशा के सघन बादल उसके ऊपर घनीभूत हो गए हैं। तो क्या 3-4 दिनों तक ऐसे ही पानी में रहना, खाना पीना, सोना और जागना होगा? चाची का प्रश्न पाकर सुमिता की उछाल और भी शक्ति प्रदर्शन करने लगी। ठीक बगल वाले मकान के बंगभाषी परिवार के दोनों बच्चियां भी सुमिता के साथ उछल रही थीं। हरे रंग का एक फतिंगा, जिसे सुमिता की जानकारी में राम जी का घोड़ा कहते थे, कहीं से उड़कर पानी की सतह पर आ बैठा था।
फतिंगा इतना हल्का था कि उसने डूबने का भय नहीं था। उसके तैरने को भी आवश्यकता नहीं थी। वह जल की सतह पर निर्विकार बैठा था। सरिता उलझन में थी कि बस एक हमारी ही प्रजाति है जो जरा सी तरलता में धंस जाती है। फतिंगे का संबोधित कर दोनों बंगभाषी बच्चियां गा रही थीं। गंगा फॉरिन गंगा देखो तो जल। पर जवाब देने की बजाय गंगा फॉरिन वैसा ही निर्विकार बैठा था। दोनों बच्चियों की देखा देखी सुमिता भी उछल उछल कर गा रही थी। पर गंगा फॉरिन जवाब कैसे देता? गंगा में कितना जल है यह जानने के लिए जल की सतह के नीचे उतरना होगा, तैरना होगा, डूबना होगा, धंसना भी होगा। बिना जल में उतरे कैसे पता चले कि कहाँ जल है, कहाँ कीचड़? बिना दिन की शुरुआत किए कैसे पता चलेगा कि दिन कैसा बीतेगा? 3-4 दिन सिर्फ दिन बीतने की प्रतीक्षा में तो नहीं बिताए जा सकते। तो उठो सरिता, गंदले पनेली दिन की शुरुआत करो। सरिता ने अपनी खिल्ली से उड़ाते हुए आने वाले दिनों के लिए खुद को तैयार किया। राजा राम की बनाई चाय और अपने बेतुके ख्यालों को घंटे भर तक पकड़ने के बाद यहाँ आखिर वह जिम्मेदारियों से मुक्त है। जब सरिता पुनः लोगों के बीच प्रस्तुत हुई तो चाची अपने कथा अनुसार सुमिता को स्नान करवा रही थी। एल्युमिनियम की एक बड़े से भिगोने में सुमिता खड़ी थी और चाची डेटॉल मिले गर्म पानी से उसे नहला रही थी। एल्युमिनियम का भिगोना नन्ही सुमिता का नन्हा सा भार लिए जल पर डोल रहा था और उसमें डोलती हुई सुमिता गा रही थी। सरिता को अकस्मात इच्छा हुई कि वह भी किसी भिगोने में यूं डोलती हुई गा सके, पर भिगोना उसका भार लेकर नहीं रह पाएगा। शायद किसी बड़ी सी नाव पर। पानी लगे रसोई घर में दिन का पूरा खाना तैयार हो चुका था। ठीक वक्त पर दिन का खाना हुआ, शाम की चाय पी गई और रात्रि भोजन भी किया गया। रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटी सरिता ने सोचा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रात भर में जिस तरह पानी अंदर आया था वैसे ही बाहर चला जाए। दरवाजे के नीचे से सबके सोते हुए मैं चुपचाप कैसे भी जादू से। पर अगली सुबह सरिता ने देखा पानी वहीं का वहीं था, बल्कि अब बित्ते भर की जगह 2 बित्ता ऊंचा हो गया था। आज का दिन दूसरा दिन था। नाश्ते के बाद पिताजी ने कहा कि वह बाहर निकलकर स्थिति का जायज़ा लेना चाहते हैं। जायज़ा लेने में सहायता के लिए उन्होंने एक लाठी अपने पास रखी। सरिता दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें बाहर जाते देखती रही। अपना हर कदम बढ़ाने से पहले लाठी बढ़ाकर वह सड़क के भीमकाय गड्ढों का अंदाज़ा करते। चाची फिर से छाता लगाए फूलों के लिए बचे कुचे फूल तोड़ने पहुंची। बगीचे का पानी आज उनके घुटनों से ऊपर जांघ तक पहुंच रहा था। देर शाम को बारिश थोड़ी हल्की हुई। राजा राम ने कहा कि बादल छंट रहे हैं, कल तक शायद आसमान साफ हो और बारिश थम जाए। सरिता सोने गई तो उसे बारिश थमने के बाद के साफ आसमान में बिजली कड़कने का डर लगता रहा। कल रात तक शायद पानी घरों से बाहर चला जाए। जिनके घर पानी में बह गए हैं उन्हें कर्ज लेकर दोबारा बनाया जा सकेगा। बेशक कर्ज सालों तक बना रहेगा। जो चले गए हैं वे वापस नहीं आ सकते। जो तालाब भर दिया गया है, जहाँ घर बनाए जा चुके हैं, उस जगह को फिर से तालाब नहीं किया जा सकता। और नागचंपा का जो वो विराट विशाल पेड़ काट दिया गया है, पता नहीं फिर से लगाया जा सकता है या नहीं। पता नहीं इस शहर में या पास पड़ोस के किसी शहर में नागचंपा का एक भी पेड़ है या नहीं। पर धीरे धीरे सब कुछ का अभ्यास हो जाएगा। नागचंपा की नहीं तो उसके ना होने का अभ्यास भी हो जाएगा। अचानक कमरे में लगे पानी में किसी जीव के उछलने की आवाज़ हुई। मटमैले रंग वाला नन्हा मेंढक कहीं जाता होगा, सरिता ने सोचा।